नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस 1 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर का। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में डोबेरिनर ट्रायड और लेक्चर नंबर 2 में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में बताया, तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो क्या होता है, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडलीव डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग पीरियड 1869 to 1872 AD. Mendeleev considered the fundamental property of element, namely atomic mass, as standard and arranged 63 elements known at that time in increasing order of their atomic masses. इसका मतलब क्या है कि मेंडलीव ने उसके टाइम पे जो 63 एलिमेंट्स नोन थे, उन सभी एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, जैसा कि डोबेरिनर और न्यूलैंड्स ने भी किया था, पर मेंडलीव ने थोड़ा सा अलग किया था। उसने क्या किया था? मेंडलीव ऑर्गेनाइज पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। ये उसने नया किया था। उसने क्या किया? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया था। इससे पहले न्यूलैंड्स और डोबेरिनर ने भी क्लासीफाई करने की कोशिश की थी, पर उन लोगों ने सिर्फ एटॉमिक मास को स्टडी किया। लेकिन मेंडलीव ने एटॉमिक मास के साथ साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी किया। और वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ थे? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड, ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सभी के बारे में उसने स्टडी किया। हाइड्राइड्स, फिर ऑक्साइड्स, ये सब के बारे में उसने स्टडी किया, फिर अरेंज किया। फिर मेंडलीव फाउंड दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर डिफाइनाइट इंटरवल। मतलब उसने क्या बोला कि उसको ऐसा मिला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एक डिफाइनाइट इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ। और वो लॉ क्या कहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मासेस पे। और वो पीरियोडिक फंक्शन बोला उसने। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो जो भी प्रॉपर्टीज है वो रिपीट करती है। सो यहाँ पर क्या है? ये अपना मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, कोई हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो उसने हाइड्रोजन के तुरंत बाद कोई एलिमेंट नहीं रखा है, यहाँ तक कि यहाँ पे पूरे बॉक्सेस खाली रखे हैं। फिर डायरेक्ट सेकेंड रो में उसने लिथियम रखा है। इसके पहले मेंडलीव से पहले न्यूलैंड और डोबेरिनर ने तुरंत बाद एलिमेंट रखना शुरू कर दिया था, पर इसने सिर्फ मास स्टडी नहीं किया, मास के साथ साथ प्रॉपर्टीज भी देखा, फिर अरेंज किया। इसीलिए उसने हाइड्रोजन रखा फर्स्ट रो में, उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड रो में आ गया प्रॉपर्टीज के हिसाब से लिथियम, बेरिलियम, लाइकवाइज उसने अरेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, खाली जगह छोड़ा है उसने। यहाँ पर भी 68 पर भी खाली जगह, 72 पर भी, यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा खाली बॉक्सेस छोड़ा है। सो ये एक्चुअली वैकेंट स्पेसेस है। इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, जब हम लोग मेरिट्स करेंगे तब। तो उसने ऐसा नहीं है कि बस फिल कर दिया बॉक्सेस को, नहीं, उसने प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी किया और फिर अरेंज किया। फिर इसके अंदर ये जो भी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, मतलब ये 1 हो गया, ये 2, 3, मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। जो भी है हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी, मतलब यहाँ से 1 से लेकर 12 तक जो भी है वो पीरियड है। और जो भी वर्टिकल है, इस तरह से वर्टिकल है, उनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ऐसे कहाँ तक? ग्रुप 8 तक है। तो ये जो भी वर्टिकल है ये सारे, इनको ग्रुप्स बोलते हैं। फिर यहाँ पर अब देख लेते हैं, ये R2O, RO, R2O3, ये RO2, यहाँ पर ये RO2, ये R2O5, ये सब है क्या?
और ये मैं बता दूं तो ये मेंडलीव के टाइम के कुछ साइन कन्वेंशंस है। सो अब के टाइम के हिसाब से इसको चेंज कर दिया गया। अब जैसे यहाँ पे मेंडलीव R2O लिखता था तो 2 को ऊपर लिखता था, लेकिन आज मॉडर्न टाइम में हम लोग वो 2 नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। फिर यहाँ पे R2O3 तो 2 और 3 ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अब हम लोग उसको नीचे लिखते हैं आज के टाइम में। फिर यहाँ पर RO2 में 2 ऊपर है, लेकिन हम अब के टाइम में RO2 लिखेंगे तो 2 नीचे लिखेंगे। उसी तरह से हर एक जगह पे यहाँ पे जो 3 है वो 3 नीचे लिखेंगे हम लोग। ये जो 27 है वो 27 हम लोग नीचे लिखेंगे। सो ये बस मैं जनरलाइज बता रहा हूँ कि आज के टाइम में क्या यूज़ होता है। फिर अब देखते हैं ये RO2 है क्या। ये R तुम लोग देख रहे होगे हर एक ग्रुप में। सो बेसिकली ये R एक जनरल टर्म है। इस R की जगह पे इस ग्रुप वाला कोई भी एलिमेंट आ सकता है। कोई भी एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, कुछ भी आ सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये वाले R की जगह पे ग्रुप 2 के कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो मैं हाइड्रोजन यहाँ पे R की जगह पे लिख देता हूँ, तो क्या बनेगा H2O। तो यहाँ पे क्या बना H2O। ठीक है, R की जगह पे H आ गया, बाकी 2O अपने जगह पे है। यहाँ पर 2 ऊपर है, यहाँ पे हम लोग 2 नीचे लिखेंगे, तो वो मैंने पहले ही बताया 2 हम लोग क्यों नीचे लिखते हैं। फिर यहाँ पर सपोज R की जगह पे मैं कैल्शियम लेता हूँ, तो क्या बनेगा CaO। यहाँ पर मैं R की जगह पे एल्युमिनियम लेता हूँ तो Al2O3। यहाँ पे मैं R की जगह पे कार्बन लेता हूँ तो CO2। फिर यहाँ पे मैं सपोज नाइट्रोजन लेता हूँ तो N2O5। यहाँ पे सपोज मैं क्रोमियम लेता हूँ तो CrO3। तो मतलब R की जगह पे उस ग्रुप का एलिमेंट आ गया। यहाँ पे अगर मैं सपोज मैग्नीशियम को लेता हूँ तो Mn2O7 आता है। फिर यहाँ पे भी आयरन सपोज लेता हूँ तो FeO4 आता है। तो बेसिकली R को रिप्लेस करना है तो हम लोग को एक कंपाउंड मिलता है। तो ये जनरल टर्म था, और जैसे कि मैंने पहले बताया उसने कंपाउंड्स के ऊपर भी स्टडी किया था मेंडलीव ने। सो वो यहाँ पे उसने लिखा है। चलो आगे चलते हैं। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स मतलब उसके क्या क्या बोल सकते हैं कि गुड पॉइंट्स थे, अच्छे पॉइंट्स क्या क्या थे उसके अंदर। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Atomic masses of some elements were revised so as to give them proper place in periodic table in accordance with their properties. So जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज स्टडी किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और एटॉमिक मास भी कंसीडर किया था। पर डोबेरेनर और न्यूलैंड की तरह उसने पुराने एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ। उसने क्या किया, सारे एटॉमिक मास फिर से कैलकुलेट किए, सारे एटॉमिक मास फिर से डिफाइन किए। सो उसने यहाँ पर देखो तो बेरिलियम के बारे में नया बताया। बेरिलियम का पहला एटॉमिक मास जो पहले के लोग मानते थे वो था 14.09, लेकिन जब मेंडलीव ने उसको रिवाइज किया मतलब वापस से कैलकुलेट किया, सो पता चला कि नहीं वो 9.4 होता है। तो ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की वजह से एक करेक्शन हुआ और बेरिलियम का नंबर बोरॉन से पहले आने लगा। फिर अगर हम लोग देखें सेकेंड मेरिट, मेंडलीव केप्ट वैकेंट स्पेस इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। तो ये मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर देखो ये 44 वाला पार्ट, ये 44 वाला पार्ट, और ये फिर यहाँ पर 72 वाला पार्ट, 68 वाला पार्ट, ये सब जो भी है यहाँ पर उसने ब्लैंक स्पेस छोड़े थे। सिर्फ यहीं पर नहीं, यहाँ पर देखो तो यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस छोड़े उसने। सो ये ब्लैंक स्पेस छोड़ने का कुछ मतलब था। क्या मतलब था कि यहाँ पे इन फ्यूचर अगर कोई भी रिसर्च होगा तो यहाँ पर वो एलिमेंट फिक्स होंगे, पर उसको पता नहीं था कि कौन से एलिमेंट होंगे, लेकिन उसने उतना प्रेडिक्शन किया था कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट आ सकता है। और उस प्रेडिक्शन के बेसिस पे उसने यहाँ पर ये जो 44 वाला दिख रहा है, 68 वाला और 72, इन 3 एलिमेंट्स के तो प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दिए थे कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। सो देखते कि वो एलिमेंट कौन से थे। सो यहाँ पे इन शॉर्ट इतना अगर हम लोग समझे कि मेंडलीव इतना परफेक्ट हो गया था अपने काम में कि उसने बता दिया कि कौन से एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर पा रहा था अपने पीरियोडिक टेबल की वजह से। सो उसने पहला एलिमेंट बोला एका बोरॉन, जो कि 44 नंबर पे था, जिसका एटॉमिक मास 44 था। फिर एका एल्युमिनियम,
जिसका एटॉमिक मास 68 था। ये सारे उसने नाम रखे थे प्रेडिक्शन करके। उस टाइम पे नहीं थे ये एलिमेंट, बस उसने अंदाज़ा लगाया था कि हाँ ये हो सकता है। फिर एक और एलिमेंट एका सिलिकॉन, ये 3 एलिमेंट का उसने प्रेडिक्शन किया था। एका बोरॉन का मास बोला 44 है, एका एल्युमिनियम का 68 है, एका सिलिकॉन का 72 है। फिर आगे चल के ऐसे एलिमेंट की खोज हुई और बोरॉन का नाम क्या पड़ा? स्कैंडियम। एका एल्युमिनियम का नाम पड़ा गैलियम और एका सिलिकॉन का नाम पड़ा जर्मेनियम। सो इन फ्यूचर ऐसे एलिमेंट्स मिले, उनके नाम भले अलग रखे लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। एग्जाम्पल देखें हम लोग एका एल्युमिनियम का। सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स प्रेडिक्शन एटॉमिक मास कितना था? 68 था। डेंसिटी उसका एका एल्युमिनियम का 5.9 था। मेल्टिंग पॉइंट उसने बोला था लो रहेगा, उसने अंदाज़ा लगाया था बस लो रहेगा। फार्मूला क्या बोला? ECl3 मतलब एका एल्युमिनियम और 3 क्लोरीन रहेंगे। फिर ऑक्साइड E2 रहेगा, O3 रहेगा और उसका नेचर कैसा था? एम्पोटरिक था। बाद में जब गैलियम का खोज हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट उससे मैच हुई। यहाँ पे देखो ये 68 है और ये 69.7 है। डेंसिटी 5.9 बोला था, 5.94 ऑलमोस्ट क्लोज। मेल्टिंग पॉइंट बोला था लो रहेगा, 30 आया जो कि लो ही है, हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से भी कम ही है। क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3 बोला था, यहाँ पे GaCl3 मतलब यहाँ पे भी 3 क्लोरीन, यहाँ पे भी 3 क्लोरीन, वो भी मैच हुआ। ऑक्साइड में 2O3, यहाँ पे भी देखो 2O3, E2O3, यहाँ पे Ga2O3 सेम है। यहाँ पे उसने बोला था ऑक्साइड का नेचर कैसा रहेगा? एम्फोटेरिक मतलब वो बेसिक और एसिडिक दोनों रहेगा, यहाँ पे भी वही मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज मैच हुई थी, तो उसका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। फिर और देखते हैं आगे। देयर वेर नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। नोबल गैसेस क्या होता है आप लोगों को पता होगा? ऐसे गैसेस या ऐसे एलिमेंट्स जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, नोबल है वो। सो मेंडलीव के टाइम पे ऐसे एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी। व्हेन सच एलिमेंट्स या सच नोबल गैसेस सच एस हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये क्या है? नोबल एलिमेंट्स के नाम है। उनका जब डिस्कवरी हुआ सो वो इजीली फिट हो गए उसके अंदर। मेंडलीव क्रिएटेड अ जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल इन विच नोबल गैसेस वेर फिटेड वेल। सो ये भी मेंडलीव का बोल सकते हैं कि मेरिट था। क्यों? क्योंकि न्यूलैंड के केस में अगर देखोगे तो नए एलिमेंट उसमें फिट नहीं हो रहे थे, पर मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें नए एलिमेंट्स आराम से फिट हो गए। सो ये सब कुछ उसके मेरिट्स थे या गुड पॉइंट्स थे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स मतलब बैड पॉइंट्स, जो उसके लिए उसके अंदर फिट नहीं होते थे, जो उसने गलत बोला या जो उसके कहे हुए चीज़ों से मैच नहीं करती थी। सबसे पहला, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज सेम। होल नंबर मास मतलब देखते हैं यहाँ पे, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.93, निकल का होता है 58.693। ये क्या है? पॉइंट वाले में है, मतलब फ्रैक्शनल मास है, फ्रैक्शन में है। अगर हम लोग इसको होल नंबर में कन्वर्ट करें, मतलब पॉइंट नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो 58 के बाद क्या आता है? 59। तो दोनों का अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आता है, 59 ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर एटॉमिक मास सेम है। सो देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिगिटी मतलब कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग द सीक्वेंस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, है ना। उसने कैसे अरेंज किया था? एटॉमिक मास के हिसाब से, और एटॉमिक मास वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पर यहाँ पे होल नंबर एटॉमिक मास तो सेम हो गया ना, तो पहले कोबाल्ट आएगा कि पहले निकल, ये कन्फ्यूजन था। सो ये उसका डीमेरिट था। यहाँ पे देख सकते हो उसने कोबाल्ट और निकल को एक बॉक्स में रख दिया, क्योंकि होल नंबर एटॉमिक मास उनका सेम ही है, तो कौन आगे रहेगा कौन पीछे वो पता ही नहीं था। फिर आगे देखते हैं सेकंड, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडलीव पुट फोर्थ पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है पर उनका एटॉमिक मास अलग होता है। अब जैसे एग्जांपल ले क्लोरीन का, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, Cl35, Cl37। ये एक्चुअली में एलिमेंट का नाम क्लोरीन ही रहेगा, Cl मतलब क्लोरीन, पर ऐसे एलिमेंट है जिनके मास अलग पाए जाएंगे, मतलब 35। एक क्लोरीन रहेगा जिसका मास 35 रहेगा और एक क्लोरीन रहेगा जिसका एटॉमिक मास 37 रहेगा। तो यहाँ पे उनके एटॉमिक मासेस अलग है पर वो प्रॉपर्टीज उनकी एग्जैक्टली सेम रहेंगी, ठीक है। देयर एटॉमिक मासेस आर 35 एंड 37 रेस्पेक्टिवली, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम,
वेयर शुड दिस बी प्लेस्ड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ रहने चाहिए? सीधी सी बात है, उसने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। सो Cl35 पहले आएगा, Cl37 बाद में आएगा। लेकिन फिर से दूसरा काउंटर पॉइंट आएगा कि क्लोरीन तो सेम ही चीज़ है ना, तो उसको एक बॉक्स में होना चाहिए, अलग अलग बॉक्स में क्यों है? सो इस चीज़ को मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या उसका टेबल में फिट नहीं हुआ ये बात। फिर आगे देखते हैं, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, rise in atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. मतलब उसने क्या बोला, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया और क्या बोला कि इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर रहा हूँ। पर अगर यहाँ पे हम लोग देखें 140 के बाद यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब क्यों नहीं लगा सकते? 140 के बाद 141 भी आ सकता है, 141.2, 141.3, फिर 142, 142.1। सो ऐसे करके तो बहुत सारे नंबर, हम लोग इनफाइनाइट नंबर आ सकता है। तो कितना एलिमेंट इसके बीच में आएगा ये बता पाना मुश्किल है। सो ये भी एक उसका डीमेरिट था, क्योंकि हम लोग होल नंबर एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे हैं। एटॉमिक मास कभी भी होल नंबर हो ही नहीं सकता। होल नंबर हम लोग बस बोल सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेट करने गए तो 140 के बाद 141 भी आ सकता है, 142 पॉइंट में भी आ सकता है। सो एग्जैक्ट कितने एलिमेंट यहाँ पे और आ सकते हैं ये अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा चैलेंजिंग था। फिर अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लेके भी एक डीमेरिट था। हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विथ हेलोजन। हाइड्रोजन का सिमिलरिटी किसके साथ है? हेलोजन के साथ, जो कि ग्रुप 7 वाले एलिमेंट है। कौन कौन सी सिमिलरिटी है वो देखते हैं। एलिमेंट दैट इज मॉलिकुलर फार्मूला, देखते हैं हाइड्रोजन का मॉलिकुलर फार्मूला कैसा है। सो अगर हम लोग हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को देखें तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच रहते हैं। वहीं अगर क्लोरीन को देखें जो कि एक हैलोजन है, हैलोजन में ग्रुप का पार्ट है क्लोरीन, क्लोरीन भी उसी तरह से अरेंज रहता है 2 Cl। और यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन का मॉलिकुलर फार्मूला लिखे तो वो H2 बनता है, और उसी तरह से Cl2, H2Cl2, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। तो सिमिलरिटी है ना हाइड्रोजन और हैलोजन के बीच में। फिर सेकंड सिमिलरिटी देखते हैं कंपाउंड्स विद मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो अगर हम लोग सोडियम लेते हैं जो कि एक मेटल है और उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं, सो हम लोग को मिलेगा NaH। वहीं हम लोग एक हैलोजन लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन लेते हैं चलो, और उसको ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलेगा NaCl। सो यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक सोडियम एक हाइड्रोजन मिला के कंपाउंड बना, उसी तरह से एक सोडियम और एक ही क्लोरीन मिला के कंपाउंड बना। सो यहाँ पे हैलोजन का और हाइड्रोजन का सिमिलरिटी है जब वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। और फिर कंपाउंड विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सपोज कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है और उसको हाइड्रोजन से जोड़ते हैं तो बनता है CH4, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग कार्बन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि एक नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल, क्लोरीन अपना हाइड्रोजन, ऐड किया तो CCl4। सो CH4 एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, वहीं सेम एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन, मतलब 4 हाइड्रोजन तो 4 क्लोरीन। सो ये भी एक सिमिलरिटी हो गया। सो सिमिलरिटी सेम है तो हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ होना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, और ऐसा तो मेंडेलीव ने भी कहा था। अब यहाँ पे दूसरा क्या आता है कि इन सेम वे देयर इज अ सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्काली मेटल। मतलब जिस तरह से हाइड्रोजन हैलोजन के साथ सिमिलरिटी दिखाता है, उसी तरह से वो अल्काली मेटल के साथ भी सिमिलरिटी दिखाता है, जो कि ग्रुप 1 के पार्ट है। अब आगे देखते हैं जैसे कुछ एग्जांपल। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन के कंपाउंड देखें, सो HCl, H2O, H2S, HCl, H2O और H2S, ये हाइड्रोजन के कंपाउंड हो गए। अब हम लोग किसी भी अल्काली मेटल का देखते हैं। चलो सोडियम का हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? सोडियम। सोडियम के कंपाउंड्स अगर देखें तो NaCl, Na2O और Na2S। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो यहाँ पे भी एक सोडियम एक क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन और सोडियम सेम टाइप का कंपाउंड बनाते हैं अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया। अब चलो हाइड्रोजन और सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2O बना, यहाँ पे Na2O बना। मतलब हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करो तो 2 हाइड्रोजन यूज़ होंगे
उसी तरह से अगर सोडियम को भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो 2 सोडियम यूज़ होंगे। फिर H2S, यहाँ पे भी देखो 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फ़र। सो यहाँ पे भी 2 सोडियम और 1 सल्फ़र। तो मतलब जिस तरह से हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फ़र के साथ, वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए, सेम पैटर्न फॉलो करते हुए सोडियम भी क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फ़र के साथ कंपाउंड बनाता है। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 जैसा दिखता है, उसके जैसा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो उसको ग्रुप 1 में होना चाहिए। सो अगर हम लोग एक शॉर्ट समराइज़ करें इस पॉइंट को हाइड्रोजन वाले, सो हाइड्रोजन सिमिलरिटी दिखाता है एल्काली के साथ जो कि ग्रुप 1 एलिमेंट है, और हाइड्रोजन सिमिलरिटी दिखाता है हैलोजन के साथ जो कि ग्रुप 7 एलिमेंट है। सो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि हाइड्रोजन जाए किसके साथ। अब उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के साथ भी सेम है और ग्रुप 7 के साथ भी। सो हाइड्रोजन बीच में फंस गया। अब ग्रुप 1 बोलता है कि तू मेरे साइड आ, क्योंकि मेरे साथ प्रॉपर्टी तेरी मैच होती है। वहीं ग्रुप 7 बोलता है कि नहीं, कम टू माई साइड बिकॉज योर प्रॉपर्टी मैचेस विथ मी। समझ में आ रहा है? सो हाइड्रोजन को हम लोग अभी भी क्लासीफाई नहीं कर पाए कि वो ग्रुप 1 में जाना चाहिए कि ग्रुप 7 में। सो ये भी डीमेरिट था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। सो आई होप आप सबको क्लियर होगा ये डीमेरिट्स और मेरिट्स और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ। और इसके पहले मैंने, इस वीडियो के पहले मैंने नीवलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और डोबेरेने ट्रायड के बारे में बहुत सारा कुछ 2 वीडियो डाला हुआ है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उन वीडियोस को भी जाके देखो। और इसके पहले चैप्टर 1 ऑलरेडी पूरा हो चुका है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। सो वो भी जाके देख सकते हो। सो प्लीज़ शेयर आवर चैनल, share our video and like our videos. Thank you very much.